हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया था, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है डिजिटल बोर्ड पर होने वाली है। तो फाइनली हम जो है डिजिटल बोर्ड पर आ चुके हैं, लेकिन ये हमारी जो है पहली वीडियो है, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू को हमें फेस करना पड़े, है ना। हो सकता है लाइटिंग प्रॉपर ना मिलती हो आपको या फिर ऑडियो क्वालिटी सही ना हो। तो आज की इस वीडियो में आपको मैनेज करना पड़ेगा एंड इसके बाद जो है हम इस चीज़ को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं भाई, क्लास 12 जो आपकी फिजिक्स है, जो आपकी क्लास 12 की फिजिक्स है ना, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक होता है पूरे 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, EMW से भी इसे चैप्टर को जानते हैं। और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो को आप कंप्लीट देखोगे तो आप अपने पूरे के पूरे 5 नंबर पक्के करने वाले हो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे इसमें जो हमारा पहला टॉपिक आता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, जो कि इसमें तरंगे होती है ना, 7 तरंगे के बारे में आपको पढ़ना है। और होता क्या है, इसमें आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे, इसमें आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे, रेडियो तरंगे किन्हें कहते हैं और इनके जो है 2 उपयोग लिखिए। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसका आंसर आपको कैसे करना है, देखिए, सबसे पहले आपको रेडियो तरंगे कहते कि नहीं है इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक। एंड इसके बाद यहाँ पर मैंने जो 3 उपयोग लिखे हैं, इनमें से आपको 2 या फिर 3 याद रहने ही चाहिए, क्योंकि ये जो है बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। और ये जो है 3 मार्क्स में पूछा जाता है ना, और हो सके इस बार जो है 5 मार्क्स में भी जो है आपसे पूछ लिया जा सकता है ये टॉपिक, ओके। तो इसमें जो देखिए क्या कहते हैं, रेडियो तरंगों का उत्सर्जन आवेशित कणों के दोलन के कारण होता है। इनकी आवृत्ति कितनी होती है, 3 × 10⁴ हर्ट्ज से 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक होती है, ठीक। ये आपको याद रखना है और यही जो आपका मेन होता है ना, ये आपको वैल्यू याद रखनी होती है। और मेन जो इसका टॉपिक है, जो मैंने आपको बताया कि आपको इसके यूजेस पता होने चाहिए, इसके उपयोग आपको पता होने चाहिए। जो कि हमारा पहला उपयोग है रेडियो टेलीविज़न प्रसारण, सेलफोन या वाईफाई में इसका जो है हम उपयोग करते हैं, ओके। ये आपको याद रखना है, जो आपके रेडियो होते हैं, टेलीविज़न प्रसारण होते हैं और जो सेलफोन आप यूज़ करते हैं, उसमें जो है किसका यूज़ होता है, रेडियो तरंगों का यूज़ होता है, ओके। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है नेविगेशन के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। और तीसरा आपका क्या है, रिमोट सेंसिंग। जो आपने रिमोट देखा है ना, अब इस डिजिटल बोर्ड का भी एक रिमोट होता है, उसमें एक सेंसर होता है और उसके थ्रू जो है हम इसे ऑपरेट करते हैं। और रडार में उपयोग किया जाएगा। और जो वैज्ञानिक उद्देश्य होते हैं ना, जो आपके वैज्ञानिक उद्देश्य से हम जो है इसका यूज़ करते हैं। तो ये आपको क्लियर होगा, है ना, ये क्लियर है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एंड इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखने वाले हैं। रेडियो तरंगों के बाद आता है सूक्ष्म तरंगे, या फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रो तरंगे कहते हैं। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, सूक्ष्म तरंगे या माइक्रो तरंगे, ये दोनों तरफ से पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म तरंगे किन्हें कहते हैं, 2 उपयोग लिखिए, या फिर माइक्रो तरंगे किन्हें कहते हैं, 2 उपयोग लिखिए। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको सूक्ष्म तरंगे या माइक्रो तरंगों के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे, तरंगों का उत्सर्जन निर्वाण नालियों के द्वारा किया जाता है। इनकी आवृत्ति कितनी होती है, 1 गीगाहर्ट्ज से कितनी होती है, 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। ये आपको याद रखना है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है आपकी क्या है, यूजेस। आपको उपयोग पता होने चाहिए, उपयोग बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए, पहला इसका है परमाणु तथा अणुओं की संरचना के अध्ययन में जो आपके परमाणु होते हैं और अणु होते हैं, जो आपके एटम और मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी जो अध्ययन करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है ना, स्टडी करने में। सेकंड आपका है वाहनों तथा क्रिकेट की गेंद की चाल को ज्ञात करने में। अब आपने देखा होगा भाई, क्रिकेट आप देखते होंगे तो उसमें जो है देखा जाता है कि जो बॉल फेंकता है बॉलर, है ना, तो उसमें जो है उसकी स्पीड को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, तो वो सूक्ष्म तरंगे या फिर माइक्रो तरंगे ही होती हैं। उनसे ही जो है स्पीड का पता लगाया जाता है ना। जैसा कि आपने देखा होगा, जो है अभी एक रिकॉर्ड बना था, है ना, कि सबसे जो है फास्ट बॉल फेंक दी थी। उनका जो है नाम याद नहीं है, आपको पता हो तो कमेंट कर देना। यहाँ पर आप देखेंगे उपयोग, है ना, इसके उपयोग मैंने आपको बता दिए 2। तीसरे उपयोग की बात करें, विमान संचालन तथा रडार प्रणाली में इसका जो है उपयोग होता है। जो विमान संचालन होते हैं और जो रडार प्रणाली होती है, उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको भी आप जो है फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
तो दोस्तों अब जो हमने सूक्ष्म तरंगे और माइक्रो तरंगे पढ़ लिया है, इसके बाद जो आता है अवरक्त तरंगे, है ना। अब देख लेते हैं कि अवरक्त तरंगे किन्हें कहते हैं और इनके उपयोग क्या होते हैं। तो देखिए अवरक्त तरंगे तत्व यहाँ पर जो है तप्त होगा, है ना, यहाँ पर तप्त होगा, ये जो है एडिटिंग में दिक्कत हुई है। अवरक्त तरंगे तप्त वस्तुओं तथा अणुओं से विकिरण के रूप में उत्पन्न होती हैं। इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 3 × 10⁻10 से लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मैंने बता दिया जो अवरक्त तरंगे होंगी वो तप्त वस्तुओं से प्राप्त की जाएंगी, जो हीटिंग वाली वस्तु होती हैं उससे। अब देखिए इसके उपयोग देख लेते हैं, है ना, उपयोग क्या होते हैं। पहला आपका उपयोग होता है पौधशालाओं को गर्म रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और सेकंड आपका है मौसम की भविष्यवाणी में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा आपका है धुंध में स्पष्ट देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो पौधशालाएं होती हैं ना, उनमें जो है पौधशालाओं को गर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और आप देखते हैं कि भाई मौसम की भविष्यवाणी होती है वो कैसे होती है? अवरक्त तरंगों के थ्रू ही किया जाता है। और जो धुंध वस्तुएं होती हैं, धुंध में स्पष्ट वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो अवरक्त तरंगों का उपयोग करते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है अवरक्त तरंगों के बाद दृश्य तरंगे, है ना। अब देख लेते हैं कि भाई दृश्य तरंगे किन्हें कहते हैं। दृश्य तरंगों में क्या होता है? देखिए दृश्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिन्हें आँखों द्वारा देखा जा सकता है ना। दृश्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं। इनकी आवृत्ति कितनी होती है? देखिए आवृत्ति आपको याद रखना है, क्योंकि यही जो है मेन चीज़ होती है आपकी। 3 × 10⁻14 से कितनी होती है? 8 × 10⁻14 तक होती है। ओके, इसकी जो आवृत्ति होती है कितनी होती है? 4 × 10⁻14 से 8 × 10⁻14 तक होती है। ये आपको याद रखना है। एंड इसके बाद इसके उपयोग की बात करते हैं ना। उपयोग इसके यूज़ कहाँ पर होते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला यूज़ है इसका पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जीव जंतुओं की खोज में, है ना। जो पृथ्वी पर उपस्थित हैं जीव जंतु, उनकी जो खोज में हम इसका यूज़ करते हैं। किनका? दृश्य तरंगों का। सेकंड आपका है खानों की खोज में। अब देखिए यहाँ पर खानों का क्या मतलब है? जो खाने वाला खाना होता है उसकी बात नहीं हो रही है। जो खाने होती हैं ना, उनमें जो है इसकी यूज़ किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। तीसरा आपका है मनुष्य तथा जीव जंतुओं द्वारा वस्तुओं को देखने में। जो हम वस्तुएं देखते हैं वो किसके द्वारा दिखाई देती हैं? दृश्य तरंगों के द्वारा दिखाई देती हैं। इसका भी जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। एंड इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है, क्या होने वाला है। दृश्य तरंगों के बाद जो है हम परावैंगनी किरणों के बारे में पढ़ते हैं ना। परावैंगनी किरणें क्या होती हैं? आप अच्छे से जानते हैं। परावैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेस किसे कहते हैं, है ना। जैसे कि आप जानते हैं भाई सूर्य के प्रकाश में क्या पाई जाती हैं? यूवी रेस पाई जाती हैं, अल्ट्रावायलेट रेस पाई जाती हैं। सूर्य के प्रकाश में परावैंगनी किरणें पाई जाती हैं ना। तो उसी की बात हो रही है। परावैंगनी तरंगों का उत्सर्जन एक विशेष प्रकार के लैंप तथा अधिक तत्व, यहाँ पर देखिए तप्त होगा, है ना, तप्त वस्तुओं द्वारा होता है। सूर्य इनके उत्सर्जन का एक प्रमुख उदाहरण है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो सूर्य होता है उसमें जो है अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। और आप जानते हैं इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हर जो है आपकी तरंगों में आवृत्ति ज़रूर आती है और आवृत्ति को याद रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो उपयोग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उपयोग ज़रूर पूछते हैं। अब देखिए इसमें पहला आपका है नकली दस्तावेज़ों का पता लगाने में, है ना। जो नकली दस्तावेज होते हैं, अब जैसे कि आजकल मार्केट में हो गया है, कोई अगर प्रोडक्ट आता है तो उसके नकली दस्तावेज जो है ऑलरेडी बन जाते हैं। जो नकली चीज़ें होती हैं ना, तो उनका पता लगाते हैं किससे? यूवी रेज से, है ना। नेक्स्ट आपका है चोरों से सुरक्षा में अलार्म के रूप में, है ना। जो आजकल आपने देखा होगा जैसे घरों में जो है अलार्म लगा देते हैं। यानी कि जैसा कि आपने धूम 3 मूवी तो देखी होगी, है ना। तो उसमें होता क्या है, जो डायमंड होता है वो रख दिया जाता है और अगर कोई चोर उसे उठाने की कोशिश करता है तो होता क्या है, वहाँ पर जो है अलार्म बज जाता है। तो किसके कारण होता है? यूवी रेस के कारण होता है, अल्ट्रावायलेट रेस के कारण होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है अणुओं की संरचना ज्ञात करने में। जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी संरचना कैसे ज्ञात होती है ना, तो वो हमारी जो है परावैंगनी किरणों के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। इसके बाद चौथा नंबर है हमारा जीवाणुओं को नष्ट करने में, है ना। जो जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट करने में किसका उपयोग किया जाता है? परावैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है।
आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, तो फटाफट से आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पराबैंगनी किरणों के बाद हम पढ़ते हैं एक्स किरणें, है ना। एक्सरे के बारे में तो आप जानते ही होंगे, एक्सरे क्या होता है ना। एक्सरे होता है, और एक्सरे क्यों होता है, देखिए अगर किसी की जो है चोट लग जाती है तो हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो पता कैसे लगता है, एक्सरे के द्वारा पता लगता है, और वो एक्स किरणों को ही द्वारा पता लगता है। और जब जो एक्सरे की खोज की थी जिस वैज्ञानिक ने, उसने सबसे पहले जो है अपने बीवी के जो रिंग पहनाई थी तो उसका एक्सरे लिया था, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। अब देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या है ना। तो दोस्तों देखिए एक्स किरणें, है ना, एक्सरे, एक्स किरणें एक्सरे नली से उत्पन्न होती है। एक्स किरणें जो है एक्सरे नली से उत्पन्न होती है। इनकी आवृत्ति कितनी होती है, इनकी आवृत्ति होती है 1 × 10⁻14 हर्ट्ज से 3 × 10⁻19 हर्ट्ज तक होती है। ये आप अच्छे से जानते हैं और इसे आपको याद रखना ही पड़ेगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा है यूजेज, है ना। अब देखिए 3 यूज़ मैंने लिखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला आपका है चिकित्सा के क्षेत्र में, जो मेडिकल का क्षेत्र है उसमें जो है किसका यूज़ होता है, एक्सरे का यूज़ होता है। इसके बाद है अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, है ना, अभियांत्रिकी के क्षेत्र में जो इंजीनियरिंग फील्ड है उसमें भी किसका यूज़ होता है भैया, एक्सरे किरणों का यूज़ होता है। इसके बाद थर्ड हमारा है धातु या विस्फोटक पदार्थ का पता लगाने में। आजकल आपने देखा होगा जो एयरपोर्ट्स या फिर आप जो है मेट्रो स्टेशन पे गए होंगे तो वहाँ पर क्या है, आपकी चेक इन की जाती है अंदर जाने से पहले। एक वो मशीन होती है, इस तरह से लगाते हैं, अगर आपके जेब में गन वगैरह है तो वो ईजिली पता लगा लेते हैं। तो भैया उसका पीछे का लॉजिक क्या है, तो वो एक्स किरणों के माध्यम से ही पता लगाया जाता है। अगर कोई ऐसा विस्फोटक पदार्थ आपने लेकर जा रहे हैं तो वहाँ पर ईजिली पता लगा लिया जाता है। तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फ्रेंड्स, एक्सरे के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया। एंड इसके बाद हम पढ़ते हैं गामा किरणें, है ना। अब आपने अल्फा किरणें, गामा किरणें, इनको भी अच्छे से जानते होंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए गामा किरणें और इनके उपयोग लिखने के लिए प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस में, तो ये आपके लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसे आपको अच्छे से समझना है भाई। देखिए गामा किरणें परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होने वाली किरणें हैं। जो गामा किरणें हैं वो परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होंगी, यानी कि जो एटम होगा उसके न्यूक्लियर से उत्पन्न होंगी, है ना। क्या, गामा किरणें, इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है ना, यानी इनकी भेदन क्षमता बहुत ही अधिक होगी। ये मोटी से मोटी लेयर को भी आर पार कर जाती हैं। कौन, गामा किरणें। इनकी आवृत्ति कितनी होती है, 3 × 10⁸ हर्ट्ज से 5 × 10⁻25 हर्ट्ज तक होती है। ये आपको याद रखना है। और हर एक तरंग में मैंने आपको जो है आवृत्ति तो बताई है, और आवृत्ति आती भी है, और ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि भैया गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है ना, कम से कम कितनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ से 5 × 10⁻25 तक होती है, याद रखेंगे। एंड इसके बाद हमारे जो है यूजेज आ जाएंगे, है ना, उपयोग आ जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है नाभिकीय अभिक्रियाएं उत्पन्न करने में। जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं तो उनका जो है उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है कैंसर तथा ट्यूमर के इलाज में। आजकल आप देख रहे हैं भैया कैंसर का जो है बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है, तो कैंसर और ट्यूमर का जो इलाज होता है ना, उसमें जो है किसका यूज़ किया जाता है भाई, गामा किरणों का यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है परमाणु की संरचना ज्ञात करने में। अब देखिए जो अणु की, परमाणुओं की जो संरचना होंगी ना, जो स्ट्रक्चर होगा एटम का, वो ज्ञात करने में, फाइंड करने में किसका यूज़ करते हैं भाई, तो वो हमारी गामा किरणें होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है जीवाणुओं को नष्ट करने में, है ना। जीवाणुओं को नष्ट करने में भी हम जो है गामा किरणों का भी यूज़ करते हैं। और एक मैंने और बताई थी आपको, एक मैंने आपको पराबैंगनी तरंगे बताई थी, है ना, पराबैंगनी किरणें, उनसे भी हम जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। और जो आपकी गामा किरणें हैं उनसे भी हम क्या करते हैं भाई, परमाणुओं को नष्ट करते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये मैं यहाँ से कट करता हूँ। अब यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं भाई, आज की इस वीडियो में हमने चुंबकीय, है ना, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में अच्छे से जाना है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए। एंड अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कहीं पर भी डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।